तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 110 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिन फेंग और प्रिंसेस जिनजी दोनों अभी तक उसी ग्रेवयार्ड में होते हैं, यानी उस फॉरबिडन एरिया में, और वो मास्टर की सोल वहाँ से डेसिपेट हो चुकी है, जिसने इनको अपनी मेमोरीज और अपनी पावर्स दे दी हैं। लिन फेंग को उसकी काफी सारी मेमोरीज मिलती है और उनकी मेमोरीज में से उसे काफी कुछ नया पता चलता है कि वो अपनी सोल को टुकड़ों में बांट सकता है और वो उसके तरीके के मुताबिक अपनी सोल को कल्टीवेट करता है और फिर हर एक अलग अलग टुकड़े को वो अलग से रिफाइन कर सकता है और उसको कल्टीवेट कर सकता है, जिससे वो एक टुकड़े पर फोकस करके उसकी कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। लिन फेंग हमें बताता है कि इस स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर की मेमोरीज के बारे में, यानी कि इसकी पास्ट की यादें जो कि इसने अपनी मेमोरीज में सेव की हुई थी, वो सारी की सारी भी यहाँ पर है। और मुझे उसके बारे में पता चला है कि वो अपनी जून की लेयर पर था, यानी कि वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि सिर्फ एक ही पंच के साथ पूरी की पूरी माउंटेन को उड़ा सकता था। यहीं पर हमें लिन फेंग इन लेयर्स के बारे में बताता है। तो सबसे पहले लिंगराम आती है। लिंगराम या फिर हम उसको सोल लेयर भी कहते रहे हैं। उसके बाद जान राम आती है और उसके बाद टियान राम आती है। टियान राम के बाद जुन राम आती है। तो जुन राम के कल्टीवेटर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, उनको इस दुनिया का सेठ या फिर गॉड भी कहा जा सकता है। लिन फेंग कहता है रही बात टियान राम और जुन राम की, तो मैंने अभी तक ऐसा कोई भी नहीं देखा और ना ही कभी इनके बारे में सुना है कि हमारे जूजू यानी कि स्नो मून कंट्री में और मोजू कंट्री में सबसे हाईएस्ट कल्टीवेशन लेवल जान राम का है, जहाँ पर जान राम से अबाव का कोई भी एक्सपर्ट नहीं है और ना ही हमने कभी इन एक्सपर्ट्स के बारे में सुना है। इसका मतलब ये मास्टर जो कि जुन लेयर का था, ये बहुत ज्यादा पावरफुल था और ये यहाँ का नहीं था, ये किसी और जगह से यहाँ पर आया था। फिर वो उस बड़े से सांप की तरफ देखता है और कहता है ये बड़ा सा सांप, ये भी एक ड्रैगन बीस्ट है, क्योंकि अपने जुन लेवल पर था। अगर ये बड़ा स्नेक ड्रैगन यहाँ पर नहीं होता और ये बाहर की दुनिया में होता, तो ये अकेला ही पूरे के पूरे कंट्री को कर सकता है। ये इतना ज्यादा पावरफुल स्नेक ड्रैगन है। लिन फेंग उस बड़ी सी मूर्ति की तरफ देखता है, उस मास्टर की मूर्ति की तरफ जिसने इसको सारी मेमोरीज दी है और साथ में ये सारी पावर्स दी है। लिन फेंग उसे कहता है अब तुम मेरे एक एंसेस्टर हो और साथ ही मेरा टीचर हो, क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पर कुछ नॉलेज दी है और साथ में अपनी मेमोरीज भी दी है, इससे तुम्हारी रिस्पेक्ट करना तो बनता है। तो साउदी जल्दी से उसके सामने अपने घुटने टेक देता है और कहता है अरे सामने नाटाव करना मेरे लिए बहुत ज्यादा नेचुरल है, क्योंकि तुम मेरे मास्टर हो। आज से मैं तुम्हें अपना मास्टर मानता हूँ और मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ। मैं हमेशा इस बात को याद रखूंगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और उसके अलावा तुम्हारी मेमोरीज में जिन लोगों का जिक्र है कि जो तुम्हारे दोस्त थे, फ्यूचर में वो दोस्त मुझे मिलते हैं तो मैं उन्हें तुम्हारे बारे में जरूर बताऊंगा। फिर लिन फेंग वहाँ से उठता है और जिंजी से कहता है जिंजी चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। लिन फेंग सोच रहा होता है ये एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर था, इन पावर ऑफ लव की वजह से ये भी ट्रैप हो चुका था। वजह से इसने यहाँ पर एक रूल बनाया था कि जो भी जी फैमिली के लोग यहाँ पर उससे पावर्स लेने के लिए आएंगे वो सभी लोग कपल होने चाहिए या फिर एक दूसरे से प्यार करने वाले होने चाहिए थे, क्योंकि ये कल्टीवेटर खुद भी एक बहुत ही लविंग पर्सन था और ये अपने किसी चाहने वाले से बहुत ज्यादा प्यार करता था। मरने के बाद भी इसका प्यार उसके लिए कम नहीं हुआ। लिन फेंग जिंजी का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आते हैं तो वहाँ पर सामने पोर्टल होता है। लिन फेंग जिंजी से कहता है तुम यहीं पर रुको, मैं पहले चेक करता हूँ। तो जैसे लिन फेंग उस पोर्टल पे हाथ लगाता है तो उसे बहुत ज्यादा ठंड महसूस होती है। लिन फेंग कहता है यहाँ से इतनी ज्यादा ठंड क्यों निकल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जी फैमिली का पैट्रियार्च बाहर से बहुत ज्यादा आइस कोल्ड की को रिलीज कर रहा हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, जी फैमिली वालों के पास तो आइस मास्टर स्पिरिट है ही नहीं। तो लिन फेंग अंदर की साइड से दरवाजे को ओपन करता है और लिन फेंग जिंजी दोनों ही बाहर आ जाते हैं। जैसे वो बाहर पर आते हैं तो वो सामने की तरफ देखते हैं तो उनके सामने मैंकिंग खड़ी होती है। लिन फेंग उसे देखकर काफी खुश होता है, मैंकिंग भी उसे देखकर खुश होती है, लेकिन जैसे उसकी नजर वहाँ पर जिंजी के ऊपर पड़ती है वो वहीं से पीछे की तरफ मुड़ जाती है और लिन फेंग से कहती है तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम वापस आ गए, चलो यहाँ से चलते हैं। लिन फेंग जल्दी से आगे बढ़ता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, फिर साथ ही वो सोच रहा होता है इसकी बॉडी से इस वक्त जो कोल्ड की निकल रही है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोबारा से इसकी बॉडी के अंदर से वही कोल्ड की निकल रही है जो कि 6 महीने पहले निकली थी। अगर इसी तरह रहा तो इसकी बॉडी फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इसने मुझसे कहा क्यों नहीं कि मैं इसकी मदद करूं। लिन फेंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है मैंकिंग रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। और मैंकिंग वहीं पर रुक जाती है और उसकी तरफ देखती है। लिन फेंग जल्दी से आगे बढ़ता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसकी कमर में अपना हाथ डालकर उसे कहता है चलो मेरे साथ आओ, और वो उसे अपने साथ लेकर फॉरबिडन एरिया के अंदर चला जाता है। जिंजी से कह जाता है तुम यहीं पर रुककर हमारा इंतजार करो। जिंजी भी काफी हैरान होती है, जबकि देखने वाले भी सोच रहे होते हैं ये लड़की तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि एक जान राम की एक्सपर्ट है, लेकिन इस लड़के को देखो तो सही, ये उसके सामने किस तरह पेश आ रहा था। इस लड़की को उठाकर अपने साथ फॉरबिडन एरिया के अंदर चला गया है। आखिर ये लड़का है कौन, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। लिन फेंग मैंकिंग को अपने साथ लेकर फॉरबिडन एरिया के अंदर चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से निकलने वाली आइस के और कोल्ड की को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहा होता है। वो उससे कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था अभी तुम्हारी बॉडी से
इस तरह की कोल्ड की निकले तो तुम मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैंकिंग उससे कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। लिन फेंग कहता बस भी करो, भाई तुम वहाँ से अचानक पीछे की तरफ क्यों मुड़ गई? तो मुझे कह भी तो सकती थी कि तुम्हारी बॉडी से तुम्हारी एनर्जी निकल रही है और तुम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैंकिंग की तरफ घूर कर देखता है तो मैंकिंग वहीं पर शांत हो जाती है। लिन फेंग उसे कहता है चलो छोड़ो इन बातों को, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारी बॉडी से इस एक्स्ट्रा कोल्ड की को निकालने में। और साथ ही हमारा लिन फेंग वहाँ पर अपनी स्नेक मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है, जो कि अब एक स्नेक मास्टर स्पिरिट नहीं रही बल्कि एक 6 सर वाला ड्रैगन बन चुकी है। मैंकिंग भी ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है और सोच रही होती है मैंने तो पहले ही सोचा था कि ये एक लेजेंडरी ड्रैगन है जिसके 9 सर होते हैं, कि स्नेक मास्टर स्पिरिट ट्रांसफॉर्म हो गई है, अब ये एक 6 सर वाला ड्रैगन बन गई है। पहले के मुकाबले में ये बहुत ज्यादा पावरफुल महसूस हो रही है। लिन फेंग का वो बड़ा सा ड्रैगन वहाँ पर निकलने के बाद मैंकिंग की बॉडी के अंदर से आइस कोल्ड की को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। वो उसकी बॉडी के अंदर से जितनी भी एक्स्ट्रा आइस कोल्ड की होती है वो सारी की सारी को एब्जॉर्ब कर लेता है। मैंकिंग से कहता है फ्यूचर में अगर कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो मुझे इग्नोर मत करना, मुझसे हेल्प के लिए कह लेना। तो मैंकिंग आगे से शर्माते हुए उसे हाँ बोल देती है। तबकि हमारा लिन फेंग उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है जब ये ब्लैक विंड माउंटेन पर थी वहाँ पर ये बिल्कुल अकेली थी और वहाँ से जो मेरे साथ बाहर निकली थी इसने बाहर की दुनिया को नहीं देखा हुआ। इसका मतलब यह है कि बाहर की दुनिया में इसका मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। ये वहाँ से आई है तब से ये मुझे फॉलो कर रही है और उसके बाद मुझे यहाँ पर वार पर आना पड़ा और काफी दिनों तक मैं इससे दूर रहा हूँ। इसी वजह से लगता है कि ये काफी ज्यादा परेशान हो गई होगी क्योंकि ये मेरी काफी ज्यादा केयर करती है, लेकिन इसने मुझे कभी कहा नहीं कि ये मेरी कितनी ज्यादा केयर करती है। बाहर इसने बहुत सारे जी गवर्नमेंट के लोगों को भी मार डाला सिर्फ मेरी वजह से क्योंकि ये काफी ज्यादा गुस्से में थी। तो लिन फेंग कहता है ये बिल्कुल एक पगली लड़की है, ये मेरी काफी ज्यादा केयर करती है और साथ ही लिन फेंग उसे गले से लगा लेता है। साथ ही लिन फेंग सोच रहा होता है इस लड़की को पता होना चाहिए कि अगर इसके साथ कुछ बुरा होगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। मैंकिंग भी चुपचाप उसके गले से लग जाती है और साथ ही वो शर्मा रही होती है, जबकि हमारा लिन फेंग हल्का सा मुस्कुरा रहा होता है। फिर मैंकिंग भी हल्का सा मुस्कुरा देती है। साथ ही मैंकिंग सोच रही होती है तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि जब से तुम यहाँ से गायब हुए हो, से तुम इस वार पर आए थे और मोशू कंट्री में गायब हो गए, तब से मेरा दिल किस तरह से बेचैन था। और उसके बाद फाइनली मुझे कुछ इन्फो मिली कि तुम मोशू कंट्री में जी गवर्नमेंट की जी माउंटेन के ऊपर हो। तो बाद मैंने अपनी आर्मी को अपने साथ लिया और यहाँ पर चली आई। तो जितने भी लोग थे मैंने सभी को मार डाला, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर आई तो मुझे पता चला कि उस एल्डर ने तुम्हें मार दिया है और उसके बाद मैंने उस एल्डर को भी मार दिया, हालांकि तुम अभी तक जिंदा थे। तो फिर थोड़ी देर के बाद हमारा लिन फेंग और मैंकिंग दोनों स्टैचू से बाहर आ जाते हैं। देखने वाले कहते हैं तो फाइनली ये दोनों वापस आ गए हैं और ये दोनों इन दोनों का कपल तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है। दोनों आपस में बहुत ज्यादा अच्छे दिखाई देते हैं। लगता है कि ये वाली कोल्ड ब्यूटी इस लड़के की ज्यादा परवाह करती है। जब उस एल्डर जी ने कहा था कि उसने लिन फेंग को मार दिया, इसी वजह से ये लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, उसने पैट्रियार्च जी को भी मार डाला। जीलिंग भी सोच रही होती है मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जिस बंदे को मैंने अपना गुलाम बनाया हुआ था, अपना नौकर बनाया हुआ था, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग बल्कि खूबसूरत लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती हैं। बस जीजी भी यही सोच रही होती है। जीजी कहती है मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, मैंने अपना बेड़ा गर्क कर लिया, मेरी इज्जत लुट चुकी है, वो भी किसी ऐसे बंदे के हाथों जो कि एक बहुत बड़ा कमीना निकला, ऊपर से वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। मैंने लिन फेंग को बहुत ज्यादा गलत समझा और ऊपर से लिन फेंग के पास जो खूबसूरत लड़कियां हैं, मैं तो इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ। लिन फेंग जिंजी से कहता है जिंजी चलो वापस चलते हैं। साथ ही लिन फेंग सोच रहा होता अब जिंजी को क्या कहूँ, जिंजी का मुंह बना हुआ है। मेरी पास्ट लाइफ में बिल्कुल सिंगल था, मेरे पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर मेरे पास काफी सारी खूबसूरत लड़कियां और वो सभी मुझसे काफी ज्यादा प्यार करती हैं। जिंजी लिन फेंग से कहती है हाँ क्यों नहीं चलो चलते हैं, और वो सभी लोग अपने घोड़ों पर बैठते हैं और वहाँ से वापस अपने मोशू कंट्री की तरफ निकल पड़ते हैं। जबकि हमारा लिन फेंग ने अपनी मैंकिंग को अपनी झोली में बिठाया होता है। ये सभी लोग अपने मोशू कंट्री में वापस पहुँचते हैं तो इन्हें बॉर्डर की उस क्लिफ को पार करना पड़ता है। ये क्लिफ हमारे मोशू कंट्री के अंडर आता है। सभी लोग जैसे ही उस क्लिफ को पार करके अंदर जाने लगते हैं, उस क्लिफ में एंटर होते हैं तो वहाँ पर साइड के ऊपर बहुत सारे होल्स होते हैं और उन होल्स के अंदर बहुत सारे सोल्जर्स बैठे होते हैं। लिन फेंग वहाँ पर आते हैं और उन सभी से कहता है मैं कमांडर जी का एक सोल्जर हूँ, मुझे यहाँ पर लेफ्टिनेंट बनाया गया था, इसी वजह से हमारे लिए दरवाजों को ओपन किया जाए, हम यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन जैसे लिन फेंग वहाँ पर उनको ये बात बताता है तो ऊपर से तीरों की बरसात शुरू हो जाती है। लिन फेंग अपने हाथ को तलवार की तरह यूज करते हुए इन सारे तीरों को अपनी एनर्जी से ब्लॉक करता है और उन सारे तीरों को तोड़ देता है और वो हैरान होता है कि यहाँ पर उसके ऊपर अटैक क्यों हो रहा है। साथ ही मैंकिंग से कहता है मैंकिंग सभी को मार डालो, और हमारा लिन फेंग जल्दी से जंप करते हुए ऊपर एक होल की तरफ जाता है जहाँ पर एक सोल्जर छुपा होता है। लिन फेंग जल्दी से जंप करता हुआ होल के पास जाता है और उस सोल्जर से कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, तुम तो हमारे जूजू कंट्री के सोल्जर्स हो, लेकिन तुम मेरे पर अटैक क्यों कर रहे हो? क्या तुमने देखा नहीं कि मैंने भी वार में तुम्हारे साथ फाइट की थी? वो सोल्जर से कहता है मुझे बताओ कि तुम कौन हो, तुम लोग यहाँ पर किसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हो? सोल्जर आगे से और भी ज्यादा घबरा जाता है और उसके ऊपर तीर चलाने लगता है। लिन फेंग कहता है अगर तुम नहीं बताओगे तुम मरोगे, और साथ ही वो अपनी उंगली को घुमाते हुए उसका गला काट देता है। उसके बाद लिन फेंग अपने शैडो क्रॉस मूव को यूज करते हुए बड़ी स्पीड से दूसरे हॉल में जाता है और वहाँ पर भी एक बंदा
बंदा छुपा होता है। लिन फेंग उसे कहता है जल्दी से बताओ तुम्हें किसने ऑर्डर्स दिए हैं मुझे मारने के, लेकिन वो सोल्जर भी उसे कुछ भी नहीं बताता और फिर से उसके बाद तीर चलाने लगता है। हमारा लिन फेंग उसको भी मार देता है। फिर वहाँ से वो अगले वाले के पास चला जाता है। तो यहाँ पर हमारा कहानी सुनाने वाला कहता है लिन फेंग ने हमारे मोजू कंट्री की तरफ से बैटल में हिस्सा लिया जहाँ पर हजारों लाखों सोल्जर्स मारे गए। लिन फेंग के प्लान की मदद से इन लोगों ने जूजू कंट्री को बचाया और सोल्जर्स को मोजू कंट्री में वापस भेज दिया। लेकिन स्नो मून यानी कि जूजू कंट्री के लोगों ने लिन फेंग को कैसे ट्रीट किया, उसके जनरल लियू कैंग को कैसे ट्रीट किया, लोगों ने अपनी प्रिंसेस को किडनैप किया, सोल्जर्स ने आपस में रिबेल किया जिसकी वजह से हजारों लाखों सोल्जर्स मारे गए। बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी क्रिएट हुई। ये सब कुछ लिन फेंग को मारने के लिए किया गया। इसी वजह से अब लिन फेंग को भी इन सभी के बारे में कोई भी केयर नहीं है। ये सभी लोग लिन फेंग को मारना चाहेंगे तो लिन फेंग भी इन सभी को मार डालेगा क्योंकि लिन फेंग अब जूजू कंट्री से जरा भी प्यार नहीं रखता। लिन फेंग अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और जिस जूजू कंट्री के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 110 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।